सभी को जोहार। विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस की विश्व के तमाम मूल निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अलका कल्याण, पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से शोधार्थी हूँ। दोस्तों, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। अब मैं अपने विषय पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं महादेव टोपो की लिखी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपने विषय पर चर्चा करूंगी। वो लिखते हैं, वह धनुष उठाएगा, प्रत्यंचा पर कलम चढ़ाएगा, साथ में मांदर और बांसुरी भी उठाएगा। जंगल के हरेपन को बचाने की खातिर जंगल का कवि मांदर बजाएगा, चढ़ाकर प्रत्यंचा पर कलम। आखिर आदिवासियों को प्रत्यंचा चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो आज भी विपदा में हैं और अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए महादेव टोपो को कहना पड़ा, वह धनुष उठाएगा, प्रत्यंचा पर कलम चढ़ाएगा। दोस्तों, आज विश्व के सभी आदिवासी वर्ग जिनकी संस्कृति, भाषा या साहित्य संकट में था, कोरोना आपदा के कारण वो और ज्यादा बढ़ गया है। चाहे ब्राजील के आदिवासी समुदाय हों या अंडमान निकोबार की जनजातियां, सभी आज अपनी अस्मिता से जूझ रहे हैं। आज जब बड़े बड़े देश, उन्नत तकनीक से देश इस आपदा से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे आदिवासी भाई बहन इस आपदा में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगी। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस परिवार के वायरस SARS-CoV-2, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में कोविड-19 या कोरोना वायरस कहा जा रहा है, इससे डरा हुआ है। पिछले साल चीन में जन्मी इस महामारी ने थोड़े ही समय में अपने पैर पूरे विश्व में पसार लिए। कई देशों में युद्ध, आपातकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गईं। लोगों को बड़े पैमाने पर अपने घरों के अंदर समेट दिया गया और बाहर निकलने के लिए कड़े नियम घोषित किए गए थे। इस वैश्विक आपदा से अमीर से लेकर गरीब दोनों चपेट में आ रहे हैं। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स, अमेरिकी उद्योगपति जेम्स डोलान, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक जैसी कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियां भी इस वायरस की चपेट में आने से अपने आप को नहीं बचा पाई हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महानायक अमिताभ बच्चन जैसी कई लोक प्रसिद्ध हस्तियां भी अपने आप को इस वायरस से नहीं बचा पाई हैं। दोस्तों, उन्नत तकनीक वाले देश भी जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस महामारी का इलाज अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये लोग अपने अपने स्तर पे इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं या टीका बना रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कोई इलाज बन पाया है या नहीं। ऐसे में यूएनओ ने घोषणा कर दी कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की ही आदत टालनी पड़ेगी। थोड़े दिन पहले पंजाब केसरी में छपा था कि यूएनओ ने घोषणा की है कि भारत और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा ज्यादा है और इससे जो हमारी जंग है वो काफी लंबे समय तक चलेगी। इसके लिए हमें प्रतिबद्धता की जरूरत है। दोस्तों, इस समय में मुझे याद आता है एक ऐसा तबका जिसके पास आज भी स्वच्छ पानी या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो आज भी मुख्य धारा की दुनिया से दूर पहाड़ों में, जंगलों में या कुदरत की गोद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान महामारी में ये लोग अधिक जोखिम में हैं। इनकी अंदरूनी समस्याएं जैसे कुपोषण इनके जीवन को जोखिम में डाल रहा है। इनके पास ना साबुन, ना स्वच्छ पानी और ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध है। तो ऐसे समय में एक प्रश्न मन में चुभने लगता है,
कि जब उन्नत देश और विश्व स्तरीय सुविधाएं पाने वाले लोग अपने आप को इस वायरस से नहीं बचा पा रहे, तो ऐसे समय में ये लोग अपने आप को कैसे बचा रहे हैं कोरोना वायरस से, या कहें तो कोविड-19 से, जब सुविधाएं इन तक पहुंच नहीं रही हैं और इनकी खुद भी उन तक पहुंच नहीं है। आज की चर्चा में इसी विषय पर बात करने की कोशिश की जाएगी। यदि आदिवासियों को पिछड़ा समझा जाता है, लेकिन फिर भी उनके पास सैकड़ों सालों से संजोया हुआ अनुभव और पुरखा ज्ञान होता है, जो उनको हर आपदा से बचाए रखता है। कई बार जीवन के संघर्ष से सीखा गया ज्ञान उन्नत तकनीक को पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक उदाहरण साल 2004 में देखने को मिला, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ एक सुनामी आई थी और उसमें हजारों लोग मारे गए थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां भी उसमें बह जाएंगी और नहीं बचेंगी, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक वी.आर. राव ने कहा कि ये लोग प्रकृति से निकटता रखते हैं और उसको समझने की पूरी तकनीक इनके पास है। अंडमान निकोबार की 5 जनजातियां जारबा, ओंगी, शाम्पनी, सेटनली और ग्रेट अंडमानीज, इन लोगों के पुरखाओं ने प्राकृतिक आपदाओं को समझने के लिए एक विकसित प्रणाली है, जो है वो विकसित की हुई है, जो इनको आपदाओं को समझने में मदद करती हैं। ये लोग मिट्टी, जीव जंतु, पक्षियों और पेड़ पौधों की हरकतों को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि कोई आपदा आने वाली है और उससे अपने आप को बचा लेते हैं। प्रकृति से इनका जुड़ाव प्राकृतिक आपदाओं को समझने की तकनीक भी विकसित करता है, जिसको आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं, जिनमें इनके बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। आज कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। ऐसे समय में आदिवासियों के लिए अपने बुजुर्गों को खोने का विचार एक विनाशकारी बात है। तो ऐसे समय में जरूरत है आदिवासियों को बचाने की और उनकी चिकित्सा पद्धति को समझने की। अब बात करें अगर हम मास्क की, तो आज मेडिकल स्टोर पे महंगे मास्क खरीदने की होड़ लगी हुई है। लोग मास्क खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे आदिवासियों ने सजगता दिखाई और नीम, महुआ, साल और तेंदू के पत्तों से मास्क बनाए और उसका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने गांव और अपने समुदायों में भी उनको बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अगर कोई महंगे मास्क नहीं खरीद सकता तो वो किसी साफ कपड़े या गमछे का प्रयोग भी मास्क के तौर पर कर सकता है। लेकिन आदिवासियों ने एक कदम आगे बढ़कर सजगता दिखाई और औषधीय गुणों से भरपूर इन पत्तों का इस्तेमाल वो मास्क के रूप में कर रहे हैं। नीम और महुए से वो सैनिटाइजर बना रहे हैं। इसी तरह उत्तर पूर्व के आदिवासी भी अपनी पारंपरिक लोक परंपराओं से अपने आप को बचाए हुए हैं। उनकी एक प्रथा है, जिनमें गालो जनजाति की एक प्रथा है एली तरणाम, और आदि जनजाति की मोटौर, और निशी जनजाति की एक प्रथा है एरू नामक प्रथा, जिसमें कि एकांत रहने की अवधारणा पहले से ही शामिल है। इसी तरह तानी और शेरटुकपेन समूह ने भी पारंपरिक लॉकडाउन प्रथा का पालन किया और खुद को एकांत रखकर अपने आप को इस बीमारी से बचाया। इस प्रकार आदिवासी समुदायों ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया, जो उनकी जीवन शैली में पहले से ही शामिल था। इन प्रथाओं के अंतर्गत आदिवासी अपने गांव का मुख्य द्वार या दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे कि बाहर का कोई भी आदमी उनके गांव में नहीं आ सकता और गांव का कोई भी
व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। ऐसा वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने गांव में प्रवेश से रोकने के लिए भी करते हैं। ऐसी ही एक प्रथा थाईलैंड के केरल समूह में देखने को मिली, जिसे क्रो यी कहा जाता है, जिससे उन्होंने अपने गांव या समुदाय का मुख्य द्वार बांध से बंद कर दिया। ऐसा उन्होंने 70 साल पहले किया था, जब हैजा का प्रकोप हुआ था, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसी तरह फिलिप्स और कॉर्डिलेरा जैसे देशों में भी ऐसी प्रथा देखने को मिलती है, जिसे उबाया टेंगाव कहा जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत गांव का कोई भी व्यक्ति काम पे नहीं जाता। उनका मानना है कि यह समय उनके लिए और उनकी ज़मीन के लिए आराम का समय होता है। ऐसे समय में वो खाने का इंतज़ाम आपस में मिल बांट कर लेते हैं। जिसके पास ज़्यादा भोजन होता है वो दूसरों के साथ बांट लेता है, या फिर वो अपने खेत में बीजी हुई सब्जियों का या फलों का उपयोग खाने के लिए करते हैं। खाने से लेकर पानी तक किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं किया जाता। ज़रूरत के समय के लिए भोजन को स्टोर करके रख लिया जाता है। अगर अब हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये भी आदिवासियों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि झारखंड के संथाल समुदाय में एक डोबो जोहार नाम की प्रथा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को जोहार किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। उसके अंतर्गत परिवार का सदस्य एक हाथ में पानी का बर्तन लेकर मेहमान के सामने खड़े होते हैं और झुककर ज़मीन छूकर जोहार करते हैं। उस बर्तन में से जो मेहमान है वो पानी लेकर 3 बार मुंह धोते हैं, और अगर पानी ज़मीन पर ना गिरे तो ऐसा माना जाता है कि मेहमान ने हमारा जोहार स्वीकार नहीं किया। इस तरह बिना स्पर्श किए अभिवादन या जोहार की प्रथा को स्वीकार कर लिया जाता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। एक हाथ में पानी का बर्तन लेकर मेहमान के सामने खड़े होते हैं और झुककर ज़मीन छूकर जोहार करते हैं। उस बर्तन में से जो मेहमान है वो पानी लेकर 3 बार मुंह धोते हैं, और अगर पानी ज़मीन पर ना गिरे तो ऐसा माना जाता है कि मेहमान ने हमारा जोहार स्वीकार नहीं किया। इस तरह बिना स्पर्श किए अभिवादन या जोहार की प्रथा को स्वीकार कर लिया जाता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इसी तरह शादी समारोह में भी जो हमारी परंपराएं हैं वो जीवन रक्षक बनी हुई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और अलीराजपुर में एक प्रथा है जिसका नाम है लुगड़ा लाड़ी परंपरा, जिसके तहत सादगी से विवाह होता है। पिछले कई सालों से ये प्रथा ना के बराबर थी, लेकिन कोरोना आपदा के दौरान लोग इसी प्रथा के अंतर्गत विवाह कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ना ही कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, ना ही सामूहिक भोज होता है, और ना ही आदिवासियों के मनपसंद मांदर या ढोल बजते हैं। बिना किसी शोर शराबे के या धार्मिक अनुष्ठान के ही शादी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर भविष्य में परिवार की आर्थिक या जो स्थिति है उनकी वो ठीक हो जाएगी, तब धार्मिक अनुष्ठान कर लिए जाएंगे या फिर सामूहिक भोजन कर लिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि केरल के कट्टू नायका और पनिया आदिवासी समूह भी जंगली जड़ी बूटियों से काढ़ा बना के या सिरम बना के अपने आप को बचा रहे हैं। इसी तरह का उदाहरण ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों में मिला, जिसमें वो पेड़ की छाल, शहद, नींबू और आम के छिलकों से काढ़ा बना रहे हैं, और उसका इस्तेमाल अपना इम्यूनिटी सिस्टम या बीमारी से बचाने के लिए अपने आप को कर रहे हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उनके समुदाय की एक सदस्य ने बताया कि उन्हें
काफ़ी दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने जब इस काढ़े का इस्तेमाल किया, उसको पिया और सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर ही उसको काफ़ी राहत महसूस हुई और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो इस तरह दोस्तों आप देख रहे हैं कि आदिवासी सुविधाएं ना होते हुए भी अपने आप को बचाए हुए हैं, आत्मनिर्भर बने हुए हैं। आज जब पूरे देश को आत्मनिर्भर होने के लिए कहा जा रहा है, तो आदिवासी बहुत पहले से ही आत्मनिर्भर हैं। उन तक सुविधाएं नहीं भी पहुंच रही तो वो कहीं ना कहीं से अपने पुरखा ज्ञान से कोई ना कोई हल देसी तरीके से ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे समय में ज़रूरत है आदिवासियों को आदिवासियों की भाषा को, संस्कृति को, उनके दर्शन को और उनकी चिकित्सा पद्धति को बचाने की। और ये तभी बचेगा जब खुद आदिवासी बचेंगे। तो थोड़े दिन पहले ही यूएनओ ने सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अंडमान निकोबार की जनजातियों की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए उनको सरकार को कहा था। आखिर ये पत्र लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर सरकार इन पर ध्यान देती तो शायद उनको पत्र लिखना ही ना पड़ता। इससे सरकार की लापरवाही ही हमें दिखाई देती है। आज अंडमान निकोबार की जनजातियों की गिनती कितनी थोड़ी रह गई है। आज उनको बचाने की ज़रूरत है। आदिवासियों के दर्शन को पढ़ने की, पढ़ाने की, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरी पृथ्वी को बचा सकें, मानव को बचा सकें। और अंत में मैं ग्रेस कुजूर की एक कविता, एक और जनी शिकार में से कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगी, फिर मैं अपनी चर्चा का अंत करूँगी। तो मैं कविता सुनाती हूँ। और अगर अब भी तुम्हारे हाथों की उंगलियां थरथराई, तो जान लो मैं बनूंगी एक बार और सिनगी दाई। बांधूंगी फेटा और कसेंगी फिर से बेतरा की गांठ। नहीं छुपेगी अब किसी ग्वालिन की साठ गांठ। सच बहुत ज़रूरत है झारखंड में फिर एक बार एक ज़बरदस्त जनी शिकार। तो दोस्तों, अगर मुझसे कोई चर्चा के दौरान कुछ गलतियां हुई हों और कोई जो नाम मैंने लिए प्रथाओं के, उनका नाम मैं सही से ना ले पाई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगा होगा। आप सभी को पुनः विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।